तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि एल्डर स्वांगबिंग ने लैंग वुसेंग को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था और इन सभी लोगों के लिए वो अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और इन सभी लोगों को देखकर एल्डर कांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर वांग किंगमिंग के पास आ जाता है और उसे अपना डिसाइपल बनने के लिए बोलता है। इस पर वांग किंगमिंग बोलता है, मेरा पहले से ही एक मास्टर है जो कि एशियन सुप्रीम है। इस बात को सुनकर लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आ जाता है और चारों तरफ पत्थर गिरने लगते हैं। इस चीज को देखकर एल्डर स्वांगबिंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर स्वांगबिंग ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना लिया था ताकि लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर की वजह से यहाँ पर ज्यादा नुकसान ना हो। इसके बाद लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पर शांत हो जाता है। इस चीज को देखकर एम्परर स्वांगबिंग बोलता है, तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा स्नो टेम्पल डिस्ट्रॉय होते होते बचा है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पर वांग किंगमिंग ने किस सुप्रीम एम्परर के बारे में बात किया है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? इस बार लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर सुप्रीम एम्परर के बारे में बताने लगता है कि सुप्रीम एम्परर एशियन टाइम का एक स्वॉर्डमैन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो किसी भी फाइट को नहीं हारा था। इसलिए एशियन टाइम में किसी के लिए भी सुप्रीम एम्परर को हरा पाना बस एक सपने की तरह था, क्योंकि सुप्रीम एम्परर को हराना लगभग नामुमकिन था क्योंकि वो कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे। इसलिए वांग किंगमिंग, क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि सुप्रीम एम्परर की सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे पास क्या कर रही है? इस पर वांग किंगमिंग बोलता है, जब मैं सीक्रेट रेलम में कल्टीवेशन करने के लिए गया था तब मुझे सुप्रीम एम्परर का इनहेरिटेंस मिला था। इस बात को सुनकर लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, वांग किंगमिंग, इसीलिए तुम्हारा ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था, है ना? क्योंकि तुम्हारे पास सुप्रीम एम्परर का इनहेरिटेंस है। इस बात को सुनकर एल्डर स्वांगबिंग बोलता है, हम लोगों को इन सब बातों को इस जगह पर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को पैलेस के अंदर जाकर आराम से बात करनी चाहिए और एल्डर कांग तुम भी हम लोगों के साथ आ सकते हो। इस बात को सुनकर एल्डर कांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद एल्डर स्वांगबिंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके इस प्रोटेक्टिव बैरियर को हटा देता है। इसके बाद ये सभी लोग एक एक करके इस पैलेस के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर एल्डर कांग इन सभी लोगों से माफी मांगने लगता है कि मैंने इन लोगों को यहाँ पर लाने से पहले आप लोगों से इजाजत नहीं मांगी थी, इसलिए क्या आप लोगों इस गलती के लिए मुझे माफ कर सकते हैं? इस बात को सुनकर एल्डर स्वांगबिंग बोलता है, एल्डर कांग, मुझे पता है कि तुमने इन सब चीजों को किस लिए किया था, इसलिए तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन चारों को मैं 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम पर कल्टीवेशन करने के लिए मैं ले जाऊंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद ये सभी लोग 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम पर कल्टीवेशन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन तभी हम लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, उस मैनेजर की उतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने वांग किंगमिंग को 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम पर कल्टीवेशन करने से जाने से रोका था, क्योंकि यह एल्डर तो वानलाओ पैलेस का एक मामूली सा मैनेजर है, इसलिए वो अगर मेरे हत्थे में चढ़ जाता है तो मैं इसके हाथ पैर को तोड़ डालूंगा, क्योंकि इस एल्डर ने मेरे डिसाइपल को रोकने की हिम्मत की है और इस चीज का अंजाम तो उसे चुकाना ही होगा। इस बात को दूर से वांग किंगमिंग भी सुन रहा था और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं अब अच्छा लगने लगा था। लेकिन तभी ये लेडी एम्प्रेस एल्डर कांग को बोलती है, एल्डर कांग, अब तुम इस जगह से जा सकते हो वानलाओ पैलेस में और तुम इन सभी लोगों को इसी जगह पर छोड़ दो क्योंकि इन लोगों के साथ में हम लोगों को कुछ पर्सनल काम है। इस बार एल्डर कांग भी ठीक है बोलकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी ये सभी लोग यहाँ पर एल्डर कांग को ग्रीट करते हैं। इस चीज को देखकर एल्डर कांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगसाओ के दोस्त एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और एल्डर आयंग इन सभी को बता रहा था कि मैंने तुम सभी लोगों के लिए एक टॉप ग्रेड के कैंप को तैयार कर दिया है और मैं तुम लोगों को बहुत ही जल्द उस जगह पर ले जाने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये चारों कल्टीवेटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली अब ये लोग भी ट्रेनिंग पर जाने वाले थे। लेकिन ये सीन यहीं पे कट होता है। हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक खत को पढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि उसके सभी दोस्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए चैंगसाओ को अब अपने दोस्तों की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए चैंगसाओ इस खत को पढ़ने के बाद बोलता है, अब मुझे अपने दोस्तों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं अपना सारा ध्यान कल्टीवेशन के ऊपर लगा सकता हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और ये प्रोसेस कुछ देर तक ऐसे ही चलते रहता है क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर कंटिन्यू 1 महीने तक कल्टीवेशन किया था। इसके बाद हम लोगों को 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्डर चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ, अब हम लोगों को फिश वर्ल्ड के लिए निकलना होगा। इस बात को सुनकर चैंगसाओ भी यहाँ पर जाग जाता है।
इसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे के साथ दोबारा से मिल जाते हैं और बाकी के डिसाइपल इन लोगों को देखकर कई तरह की बातें बनाने लगते हैं। लेकिन इस चीज का यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने ही ठाट बाट में यहाँ पर आए की ओर चलने रहता है। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए वॉरशिप के अंदर में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ ही देर में फिश वर्ल्ड की ओर जाने वाले हैं। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ में वॉरशिप के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद वॉरशिप बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर होली गर्ल एक जगह पर रुक कर इन सभी खूबसूरत नजारों का आनंद उठा रही थी। लेकिन तभी दो कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि एशियन फिश वर्ल्ड में जाने के बाद हम लोगों की कल्टीवेशन और स्किल बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो होगी, इसलिए हम लोगों को अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इन सब बातों को यहाँ पर होली गर्ल सुन रही थी। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि चैंगसाओ के पास आ जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है तुम लोगों को आखिरकार इस जगह पर बैठने के लिए किसने बोला है, क्योंकि तुम लोगों की औकात इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम लोग पीछे जाकर बैठो, क्योंकि तुम लोगों का इस जगह पर कोई भी पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है। इस बात को दूर से ये दोनों कल्टीवेटर भी सुन रहे थे और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है तो कोई भी ऐरा गैरा आकर तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही धमकाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो इस जैसे लोग तुम्हारे से बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस बात को यहाँ पर होली गर्ल भी सुन रही थी। लेकिन तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि चैंगसाओ इसकी बातों का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद ये कल्टीवेटर बोलता है क्या तुम लोगों को सीधे तरीके से मेरी बात समझ में नहीं आई है। इस पर चैंगसाओ बोलता है कुत्तों का काम है यहाँ पर भौंकना, इसलिए तुम इस जगह पर जितनी मर्जी चाहो चिल्ला लो, लेकिन मैं इस जगह से कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर ये दोनों लड़के यहाँ पर अपने अपने सिर को पकड़ लेते हैं और ये रेड वाला लड़का बोलता है मुझे चैंगसाओ के साथ यहाँ पर बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि चैंगसाओ जहाँ पर भी होता है उस जगह पर लड़ाई झगड़ा तो एकदम नॉर्मल सी बात है, इसलिए पहले ही मुझे इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए था। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपना माथा पीटने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैंने यहाँ पर तुम्हें क्या बोला, क्या तुम इस चीज को सुन नहीं सकते हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है मैं बहरा हूँ, मैं तुम्हारी किसी भी बात को सुन नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनकर इस वॉरशिप पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा था, जिसका नाम एल्डर C2 होता है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वह नीचे की ओर गिर जाता है। इसके बाद एल्डर C2 बोलता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर किस वजह से फाइट कर रहे हो, क्योंकि पहले ही हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो इस चीज की वजह से हम लोगों को और भी ज्यादा लेट हो सकता है। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए एल्डर C2 मुझे आप माफ कर दीजिए, लेकिन ये लड़का मेरी जगह पर बैठा हुआ है, इसलिए क्या आप इस लड़के को यहाँ से हटा सकते हैं। इस पर एल्डर C2 बोलता है इस बोर्ड पर काफी जगह खाली है, इसलिए तुम कहीं पर भी जाकर बैठ सकते हो, फिर तुम्हें यही जगह क्यों चाहिए। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर कुछ भी नहीं बोलता है और वो चुपचाप इस जगह से निकल जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो एल्डर C2 के साथ यहाँ पर ज्यादा बहस करेगा तो इस चीज की वजह से इसके लिए ही यहाँ पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो दूसरी तरफ हम होली गर्ल को देखते हैं जो कि मिडिल में आकर बैठ जाती है और वो इस जगह पर कल्टीवेशन करने लगती है। लेकिन तभी चैंगसाओ बोलता है वो कल्टीवेटर इस जगह पर आकर कुछ ज्यादा ही भौंक रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका मुकाबला यहाँ पर किसके साथ हुआ है, इसलिए उसकी औकात मैंने याद दिला दी। और चैंगसाओ के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रही होगी तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 3-4 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।